चलो आज हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 14। इससे पहले हमारे 13 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमको दिए गए हैं नीमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए हैं, जो आएंगे हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम में सीबीटी के जो अभी होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत ही कम टाइम बचा है और हमारे 8 मॉडल इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम देखेंगे मॉडल नंबर 9, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन, मतलब मापने के उपकरण, परीक्षण और अंशांकन। तो अभी एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो अपने को जरूरत है कि बहुत ही जल्द से जल्द हम इसकी प्रैक्टिस को चालू करें, क्योंकि आप जो क्वेश्चन याद करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन की है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो क्वेश्चन समझा रहे हैं, अगर आप समझ लेते हैं तो उसको लाइफ टाइम तक उसको याद रखेंगे। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस कर ले और आने वाले एग्जाम के कुछ 1-2 दिन पहले जब आप इसको रिविजन कर लेंगे तब आपका वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विथ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, मतलब किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जो अपना ऑप्शन बी है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक चेंबर बनाया जाता है, उसके अंदर एक पिस्टन होता है। अब ये जो पॉइंटर है अपना, ये जब आगे पीछे होता है तो इसके अंदर जो एयर होती है उसका क्या होता है, सक्शन होता है। क्या होता है, सक्शन, जिसकी वजह से पॉइंटर जो है वो धीरे धीरे मूव होता है और धीरे धीरे रिटर्न पे आता है ना। वरना क्या होगा, अपन अगर कोई क्वांटिटी नाप रहे तो बहुत स्पीड में पॉइंटर चला जाएगा आगे, और जो अपनी राइट आंसर है जैसे 5 पे रुकना चाहिए तो धीरे धीरे करके ऐसे रुकेगा, ऑसिलेटिंग के साथ, ऑसिलेशन होगा, कंपन होगा, है ना। तो ये जो डैम्पिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, इसके कारण क्या होता है कि पॉइंटर बराबर स्मूथ तरीके से जाता है और राइट जो आंसर है उसके ऊपर वो जाके रुकता है, तो अपने को रीडिंग भी जो राइट मिलती है। वरना अगर ये नहीं होगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग तो क्या होगा, पॉइंटर उसके आगे भी चला जाएगा, वो वापस पीछे आएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे कंपनसेट करेगा और फिर जो उसकी सही रीडिंग है वहाँ पर रुकने में वो टाइम लेगा, है ना। तो जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, चल लोह उपकरण, उसके अंदर ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, तो उसका ऑप्शन जो है बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, विच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। तो देखो इसके अंदर बताया गया है वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर और 10 गेट गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर ये जो दो, ये तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, बरोबर। ये आगे हम इसको रिफर करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आपको अभी समझ में आएंगे और कुछ क्वेश्चन जब आप पूरे देख लेंगे तब आपको समझ में आएंगे, क्योंकि एक से दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, रिलेटेड है बहुत से क्वेश्चन। तो जब आप पूरे ही क्वेश्चन देख लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन ये था, इसका आंसर राइट ये था, तो ये क्यों था, है ना। धीरे धीरे पूरा वीडियो देखते के साथ साथ आपको राइट आंसर भी पता चलते जाएगा और आपकी जो क्यूरी है वो भी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे, बरोबर। तो अभी जो यहाँ पर पूछा गया है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा इनके अंदर है ना, तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा को नापता है टाइम के साथ साथ, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे घर के बाहर भी क्या लगा होता है, एनर्जी मीटर होता है। तो एनर्जी मीटर क्या नापता है, अपना ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी, टाइम के साथ साथ कितनी ऊर्जा खपत हुई है ना। तो इंटीग्रेटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑप्शन सी एनर्जी मीटर राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रोडायनामो टाइप मीटर के द्वारा मेजर की जाती है। तो इसके द्वारा जो है हम एसी करंट और वोल्टेज या फिर डीसी करंट और वोल्टेज को नापते हैं, बरोबर। और जो हमारा पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज गुना करंट, बरोबर। तो ये डायनामो टाइप मीटर क्या होता है, इसके अंदर 2 कॉइल होते हैं, बरोबर, एक फिक्स कॉइल और एक मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल के द्वारा वोल्टेज नापे जाते हैं, फिक्स कॉइल के द्वारा करंट, और ये दोनों का गुना क्या मिलता है अपने को, पावर, है ना। तो इलेक्ट्रोडायनामो मीटर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपन क्या नापते हैं, फिर ऑप्शन ए पावर, ये इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर इज काउज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि है जो होती है, बरोबर। अभी हमारा जो मीटर है वो कैसे मेजरमेंट करता है, जैसे अभी हमने इससे पहले देखा, यहाँ पर ये क्या है, करंट कॉइल है, और यहाँ पर ये क्या है, वोल्टेज कॉइल है, प्रेशर कॉइल। तो इसके द्वारा करंट प्रवाहित होगा, इसके द्वारा क्या प्रवाहित होगा, वोल्टेज, और दोनों ही क्या पैदा करेंगे, मैग्नेट पैदा करेंगे, बरोबर। और दोनों के मैग्नेट के कारण क्या होगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा और रीडिंग अपने को दिखाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेट आ जाए तो क्या होगा, वो ये मैग्नेट को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करेगा ना, प्रभाव डालेगा इसको, तो रीडिंग अपनी क्या होंगी, गलत रीडिंग अपनों को मिलेंगी, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण कौन सी त्रुटि होती है, तो उसके द्वारा क्या होता है, वो सर्किट अपना इन्फ्लुएंस होता है या फिर उसके ऊपर वो मैग्नेट का
प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से त्रुटि आती है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इन्फ्लुएंस एरर, ये राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस यंत्र का नाम क्या है। अभी देखो इस तरीके से ये फिगर इसकी दिखाई गई है और ये जो है हमारा 10 गेट गैल्वेनोमीटर है। तो इसके द्वारा जो करंट मापा जाता है, क्या मापा जाता है, करंट मापा जाता है। इसके अंदर दो कॉइल है, एक ये वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल, और ये स्क्रू होते हैं जिसको एडजस्ट करके इसको बराबर हॉरिजॉन्टली लाया जाता है। तो ये जो मीटर होता है, जैसे हमारा सेकंड मीटर क्या करता है, किसी दो के कंपैरिजन करके फिर वो रीडिंग बताता है, बराबर। लेकिन ये क्या है, ये खुद का इसका जो कांस्टेंट होता है उसके हिसाब से ये रीडिंग बताता है, मतलब किसी और का आधार नहीं लेता। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष, है ना, स्वतंत्र, उसके द्वारा जो कांस्टेंट है उसके द्वारा ये बताएगा। तो ये जो 10 गेट गैल्वेनोमीटर है ये निरपेक्ष होने के कारण ऑप्शन ए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अभी इसका एक उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बराबर, आगे देखेंगे हम। इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों कॉइल है ना, एक परपेंडिकुलर रहती है, मतलब एक अड़बी तो एक खड़ी, तो दोनों के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसके कारण डिफ्लेक्ट होकर करंट बता देता है ना। 10 गेट का लॉ इसके अंदर लगता है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, मतलब चल लोह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे की जाती है। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब उससे हम एसी भी नाप सकते हैं, उससे डीसी भी नाप सकते हैं, है ना। जैसे अभी हमारे पास अगर कोई एम मीटर होगा तो अगर वो डीसी है तो यहाँ पे डीसी का साइन होगा, बरोबर, और अगर वो एसी है तो एसी का साइन होगा, है ना, या फिर उसके टर्मिनल पे लिखा हुआ होगा। अगर वो डीसी है तो उसके टर्मिनल पे क्या लिखा हुआ होगा, प्लस और माइनस, इस तरीके से मार्किंग दी हुई होंगी। क्योंकि डीसी में तो अपनों को बहुत ध्यान से प्लस को प्लस और माइनस को माइनस लगाना पड़ता है, एसी को भी तो हम किधर भी लगा सकते हैं, बरोबर। तो इस तरीके से मार्किंग हो सकती है। लेकिन हमारा जो मूविंग आयरन टाइप मीटर है वो तो यूनिवर्सल है, दोनों मापता है ना, ये वजह से उसके ऊपर कोई मार्किंग ही नहीं होती है ना। तो ऑप्शन ए जो हमारा रहेगा, नो टर्मिनल मार्किंग, ये राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 3 फेज वोल्टेज सिस्टम। 3 फेज वोल्टेज के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो कितना है। देखो जहां पर बिजली पैदा होती है, जहां पर भी अपना एसी अल्टरनेटर होता है, तो उसके जो वाइंडिंग्स है ना वो 120 डिग्री पे रखे जाते हैं। कितने डिग्री पे, 120 डिग्री पे। मतलब पहली कॉइल अपना हाई बनाएंगी ये 120 डिग्री पे, उसके 120 डिग्री के बाद दूसरा कॉइल अपने अधिकतम स्तर पे जाएंगे, और उसके बाद फिर तीसरी कॉइल अपने अधिकतम स्तर पे जाएंगी 120 डिग्री। तो इस तरीके से उनको इलेक्ट्रिकली फेज डिफरेंस के साथ रखा जाता है ना। तो 3 फेज का फेज डिफरेंस कितना है, ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री, और सिंगल फेज के लिए 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर वैट मीटर रीड्स, मतलब वैट मीटर के द्वारा कौन सी पावर नापी जाती है। अभी पावर के तो बहुत से टाइप है ना, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, एक्टिव, रियल या फिर ट्रू पावर, है ना। अभी एपरेंट पावर के अंदर सिर्फ वोल्टेज और करंट नापते हैं, बराबर। रिएक्टिव पावर में वोल्टेज, करंट और साइन थीटा, और ट्रू पावर, रियल पावर, एक्टिव पावर के अंदर वोल्टेज गुना करंट गुना कॉस थीटा, मतलब पावर फैक्टर यहाँ पर भी नापा जाता है ना। तो अपने पास जो वैट मीटर होता है वो वैट मीटर इस तरीके से होता है, एक करंट कॉइल और एक वोल्टेज कॉइल। तो ये दोनों के द्वारा अपनों को जो है कॉस थीटा भी इसके अंदर मेजर हो जाता है ना, क्योंकि दोनों को इस तरीके से प्लेस किया जाता है। तो इसके द्वारा फिर क्या मापा जा रहा है, एक्टिव पावर, रियल पावर और ट्रू पावर, ये वैट मीटर के द्वारा नापी जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ट्रू पावर, ये राइट आंसर रहेगा, है ना। अगर हम किसी का वोल्टेज नाप ले और करंट नाप ले और उसको गुना कर ले तो वो क्या कहलाएगा, वो सिर्फ अपना एपरेंट पावर कहलाएगा, है ना। लेकिन वोल्टेज और करंट के बीच में अगर कुछ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, तो वो भी जो वैट मीटर के द्वारा कैलकुलेट होकर अपनों को वैट की रीडिंग मिलती है। बताने का मतलब ऐसा, अब ये वोल्टेज है और करंट इससे पिछड़ गया है, बराबर, तो दोनों हाईएस्ट का गुना नहीं होगा, ये करंट जहाँ पर है ये गुना होगा और अपनों को रीडिंग मिलेंगी, है ना। तो ये अपनों को वैट मीटर बताता है इस कॉस थीटा एंगल के साथ, जो ट्रू पावर कहलाती है, बराबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज्ड टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, मतलब बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो हमारा ऑप्शन भी है, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, ये मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, बैटरी की ध्रुवता, बरोबर। अब मूविंग कॉइल मीटर है तो अपनों को इसमें क्या करना है, ये बैटरी है, ये उसका प्लस का साइन और ये उसका माइनस का साइन है, तो प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगाना है, रेड वायर प्लस पे, ब्लैक वायर माइनस पे। अगर हमने उल्टा लगाया तो क्या होगा, ये जो कॉइल है इधर जाने के बजाय रिटर्न जाएंगे, तो अपनों को पता चल जाएगा कि अपने जो टर्मिनल पे लगाया वो गलत है। तो अपनों को पोलैरिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, पता चल जाती है, किसके द्वारा, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर के द्वारा। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ ग्रेविटी कंट्रोल। यहाँ पे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। ग्रेविटी तो सबको पता है ना, सेब गिरा था, कहाँ पे गिरा था, जमीन पे गिरा था, है ना, सर पे गिरा था, तो पागल हो गए थे वो, ज्यादा होशियार हो गए थे। तो ग्रेविटी में क्या होता है, देखो इसके अंदर जो अपना मीटर है, मीटर के साथ क्या करते हैं, एक वेट को जोड़ देते हैं, जो पॉइंटर है ना अपना, उसके साथ एक वेट को जोड़ देते, लाइट वेट रहता है, इतना ज्यादा भारी भी नहीं रहता कि पॉइंटर हिले ही ना, है ना। तो वो वेट के कारण क्या होता है कि जो हमारा कंट्रोलिंग टार्क है, जो हमारा नियंत्रण करने वाला जो टार्क है वो प्रदान किया जाता है। मतलब वेट के द्वारा क्या होता है कि पॉइंटर ज्यादा फास्ट या फिर ऑसिलेट करते हुए नहीं जाता है ना अपनी जो राइट रीडिंग है वहां पर। तब ये वेट किधर जाएगा, नीचे जाएगा ना जमीन तरफ, तो इसको फिर अपने को वर्टिकल पोजीशन में ही रखना पड़ता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ये वेट का कोई फायदा रहेगा नहीं रहेगा, है ना। इस वजह से इस मीटर को हमेशा वर्टिकल ही रखा जाता है। तो जो इसने पोजीशन पूछा है वो क्या रहेंगी इसकी पोजीशन, ऑप्शन बी वर्टिकल पोजीशन, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कौन सा ऐसा फोर्स है जो पॉइंटर को जीरो से आगे ले जाने की कोशिश करता है ना, ढकलने की कोशिश करता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, अपना एमीटर, वोल्ट मीटर, ये क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, जो भी रीडिंग रहती है वो अपनों को इंडिकेट करते हैं, बराबर। तो जब ये स्केल है, बराबर, यहाँ पर रीडिंग रही, तो ये जो पॉइंटर है, जब हम कोई भी क्वांटिटी नापेंगे तो ये पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो इसको जो डिफ्लेक्ट फोर्स मिलेगा, पॉइंटर को रीडिंग दिखाने के लिए कौन सा फोर्स मिलेगा, डिफ्लेक्ट फोर्स। इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए डिफ्लेक्टिंग फोर्स मिलेगा। और जब ये पॉइंटर इधर जाके बताएगा कि ये आंसर राइट है ना। तो इसको जीरो से यहाँ पर लाने के लिए जो फोर्स लगा वो फोर्स क्या था, डिफ्लेक्टिंग फोर्स था, जो पॉइंटर को मूव कराया उसने जीरो से राइट आंसर तक लेके गया। तो ऑप्शन बी डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। देखो वापस वैसे ही थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन आया है, डैम्पिंग फोर्स की जरूरत क्यों है। अभी हमने इससे पहले कौन सा देखे थे, एयर फ्रिक्शन वाला, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना। और उसके बाद कौन सा देखे, वर्टिकल ग्रेविटी वाला, है ना, वेट लगाए थे। तो ये क्यों करते हैं हम, जैसे हम कोई भी रीडिंग नापे तो पॉइंटर जो है वो एकदम स्पीड में, वो जैसे यहाँ पर सही रीडिंग है तो पॉइंटर एकदम स्मूथ आना चाहिए और यहाँ पर रुकना चाहिए, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स नहीं रहेगा जो नियंत्रण का काम करता है, तो पॉइंटर कैसे जाएगा, उसके आगे चला जाएगा, फिर धीरे धीरे आएगा, फिर यहाँ पे हिलेगा, ऑसिलेट होगा, फिर धीरे धीरे करके रुकेगा। मतलब अपने को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो स्थिर नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर जो डैम्पिंग फोर्स है वो क्या करता है, नियंत्रण का काम करता है। किसके अंदर, जैसे एयर फ्रिक्शन का हो गया, किसके अंदर अभी हमने वेट लगाए, है ना, किसके अंदर स्प्रिंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पॉइंटर धीरे धीरे मूव होता है और बराबर अपनी राइट जो रीडिंग है वहां पर जाके स्थिर होता है। किसकी वजह से, डैम्पिंग फोर्स की वजह से। तो जो डैम्पिंग फोर्स है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जो अपनी जो सुई है वो बिना ऑसिलेट किए हुए सही रीडिंग तक पहुंचे, है ना। अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन, मतलब बिना किसी ऑसिलेशन के साथ वो अपने सही रीडिंग पर पहुंचे। और रिटर्न भी आए तो ऐसा नहीं कि रीडिंग होते तो खट करके पीछे जाए और टूट जाए, रिटर्न भी धीरे धीरे जाती है। किसकी वजह से, डैम्पिंग फोर्स के वजह से धीरे 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 अपनों को अरेस्ट करती है जीरो पे, बरोबर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर। अब यहाँ पर इस तरीके से डब्बा आपको दिखेगा जेरोक्स का। तो चित्र तो देखते हैं, जैसे आपके 2 मार्क तो पक्के हो जाते हैं, बरोबर। तो ये इस तरीके से ये अपना फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। इसके अंदर एक कॉइल होती है और यहाँ पर ये पट्टियाँ होती है, ये जो है ना ये एल्यूमिनियम की पट्टियाँ होती है। अब ये एल्यूमिनियम की पट्टियाँ इस तरीके से लगाए जाते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल है, डायमीटर है, सेम हो, है ना। लेकिन इनका वेट सेम नहीं होता, कोई पतली रहेंगी, कोई जाड़ी रहेंगी, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि वो रेजोनेंस को मैच कर सके, मैकेनिकल रेजोनेंस। मतलब अपनों को फ्रीक्वेंसी देखनी है ना, तो यहाँ पर अगर समझो 50 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर ही कितना है, 50 फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो 50 फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस हो रही है तो 50 नंबर की जो पट्टी होती है व्हाइट मार्क कर देते हैं और पीछे बैकग्राउंड ब्लैक रखते। तो 50 नंबर की जो पट्टी ना वाइब्रेट होंगी ऊपर नीचे, वो कंटिन्यू वाइब्रेट होते रहेंगी। तो अपनों को यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसकी आने वाली फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अगर उधर से जो सप्लाई आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 47 होंगी तो उसका जो रेजोनेंस है किसके साथ मैच होगा, 47 के साथ, और वो वाली पट्टी वाइब्रेट होंगी और अपनों को वो दिखेगा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 47 है। तो इस तरीके से मैकेनिकल सिस्टम बनाया गया है जिसको हम
मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई 2 स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्यूमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर। मतलब ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। अभी जो जूना जो मीटर होता था बहुत ही पहले, वो ब्लैक वाला, उसके अंदर एक एल्यूमिनियम की पट्टी होती थी, वो घूमते रहती थी। हम जितना इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा वो घूमती थी और अपनों को बिल आता था जूने वाले में। अभी तो नया आ गया उसके अंदर इस तरीके से कोई भी एल्यूमिनियम की कोई भी डिस्क इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर अब हम कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, समझ लो हमने घर की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की हुई, लेकिन उस टाइम पे जो मीटर की जो प्रेशर कॉइल होती थी उसको तो सप्लाई मिलता था ना आने वाला, तो उतने कम सप्लाई के अंदर भी ये जो डिस्क है ये क्या होती थी, रोटेट होती थी। रोटेट होना यानी रेंगना, है ना, उसको बोलते हैं हम क्रिम्पिंग। तो उसको रोकने के लिए फिर क्या करते थे कि इसके अंदर 2 होल कर देते थे अपोजिट साइड में, एक इधर कर देंगे, एक इधर कर देंगे। और जब ये घूम के इस मैग्नेट के पास आएंगी तो यहाँ पर ये मैग्नेट के द्वारा इसको क्या होगा, ब्रेक लगेंगे और ये घूमना बंद करेंगे, है ना। वरना अगर ये पट्टी घूमते ही रहे तो क्या होगा, बिल आएगा। इस वजह से 2 होल कर देते थे कि इसका जो रेंगने का जो त्रुटि है वो बंद हो जाए। तो ऑप्शन डी, टू अरेस्ट द क्रिम्पिंग एरर, मतलब रेंगने की जो त्रुटि है उसको रोकने के लिए इसके ऊर्जा मीटर के एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस शंट टाइप ओहम मीटर। बहुत ही आसान सवाल है, ये क्वेश्चन भी आपको आया, 80% चांसेस है कि आएगा ही आएगा, है ना। तो 2 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये क्या पूछा है कि शंट टाइप ओहम मीटर के अंदर जो वेरिएबल रेजिस्टर है वो क्यों दिया गया है, बरोबर। जब हम इसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। कितना होता है, अगर ये वायर है इसका अगर मैं रेजिस्टेंस चेक करूंगा तो ये पॉइंटर कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, बरोबर, ओम मीटर का, है ना। लेकिन समय के साथ साथ क्या होगा, ये जो बैटरी ये धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, डिस्चार्ज होती जाएंगी। और इसके सीरीज में क्या है, ये रेजिस्टेंस है ना। तो डिस्चार्ज होने की वजह से करंट की मात्रा भी इसकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और करंट की मात्रा कम हो गई तो ये जो 0 पे जा रहा तो 0 पे पहले रुक जाएगा, बरोबर। और जब हम कोई भी चीज का रेजिस्टेंस नापेंगे तो उस रेजिस्टेंस के अंदर हम लोग क्या मिलेंगी, त्रुटि मिलेंगी। रीडिंग जो दिखाएगा वो गलत दिखाएगा, है ना। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको दोनों को शॉर्ट करके ये वेरिएबल जो रेजिस्टर होता है इसके द्वारा हम उसको बराबर 0 पे एडजस्ट करते हैं और फिर बाद में हम रीडिंग को नापते हैं। और जब जो रीडिंग मिलेंगी वो रीडिंग रहेंगी एक्यूरेट, है ना। तो ऑप्शन डी, एडजस्ट द पॉइंटर टू 0 एडजस्टमेंट, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपन टू द वोल्ट मीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज एन एम मीटर। अभी एम मीटर जो है उसकी जगह पे वोल्ट मीटर को अगर कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, है ना। एम मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, है ना। किसी लैंप का अगर करंट नापना है तो हम एम मीटर को सीरीज में करते हैं, इसमें से जो करंट जाएगा फिर इधर से वो न्यूट्रल में आएगा, बरोबर। तो अपने को करंट की रीडिंग मालूम। अभी यहाँ पर अगर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दे, क्या कनेक्ट कर दे, वोल्ट मीटर, तो क्या होगा। अब वोल्ट मीटर जो होता है वो बहुत हाई रेजिस्टिव डिवाइस होता है ना। जो भी हम यहाँ पे जैसा लगाए तो इसके द्वारा क्या होता है, उसका वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप होता है, वोल्टेज बताता है। तो ये हाई रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पर अब ये इसके सीरीज में इतना हाई रेजिस्टेंस आ गया तो फिर ये क्या बताएगा, लो रीडिंग बताएंगे, है ना। रेजिस्टेंस इसका ज्यादा रहता है ना, तो एक तो लो रीडिंग बताएगा या तो फिर बिल्कुल ही कोई हलचल नहीं होगी, है ना। तो ऑप्शन ए, लो रीडिंग, इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। इतना याद रखना है कि वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस अधिक होता है ना। और उसको एम मीटर के जैसा कनेक्ट कर देंगे यानी कि सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, बरोबर। तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होने के कारण रीडिंग लो आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब मापने वाले उपकरणों में नियंत्रित स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है ना। अभी हमने देखा ना डैम्पिंग फोर्स, मतलब वो पॉइंटर हिले ना, उसकी वजह से कैसे फोर्स इस्तेमाल की जाती है। तो उसमें एक कंट्रोल स्प्रिंग के द्वारा भी किया जाता है ताकि पॉइंटर आराम से अपनी स्थिति पे जाए, है ना। तो इसमें पूछा गया कि वो स्प्रिंग किस पदार्थ की बनाई जाती है। तो उसका जो ऑप्शन डी है, फॉस्फर ब्राउन, ये राइट आंसर रहेगा। अभी इसकी खासियत क्या है, स्प्रिंग अगर ज़्यादा खिंचाती है, ज़्यादा फिट होती है तो भी खराब नहीं होती दूसरों के मुकाबले में। प्लस इसके अंदर क्या होता है कि मैग्नेट बनता रहता है ना। तो मैग्नेट के कारण इसके अंदर भी कुछ वोल्टेज वगैरह पैदा हो सकते हैं, है ना। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता। तो फॉस्फर ब्रांच ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए जो फॉस्फर ब्रांच है ये इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द लोड। देखो अभी जो हमारा इससे पहले का जो क्वेश्चन था, है ना, जिसमें पूछा गया था कि एम मीटर की जगह पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दे तो क्या होगा। अभी यहाँ पर भी वही पूछा गया है कि यदि वोल्ट मीटर को लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, है ना। मतलब सेम वैसी क्वेश्चन है, बस इतना कि थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है।
तो उसमें हमने देखा कि वोल्ट मीटर क्या है, एक हाई रेजिस्टिव डिवाइस है। अगर इसको हम सीरीज में जोड़ देंगे, जैसे सीरीज में हम एमीटर जोड़ते हैं ना, वैसे अगर इसको सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या होगा कि बहुत ही कम रीडिंग बताएगा या फिर रीडिंग ही नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। अब इसका रेजिस्टेंस और जो लोड लगा हुआ होगा उसका रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस प्लस हो गए करंट को बहुत ही ज्यादा विरोध हो जाएगा, है ना। तो वहां पर जो है ऑप्शन बी कोई रीडिंग नहीं दिखाता है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। या फिर अगर इसके अंदर कोई ऑप्शन ऐसा दिखता है कि बहुत ही लो रीडिंग दिखाएगा तो वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। इससे पहले वाले में हमने क्या देखे, लो रीडिंग, और इसके अंदर क्या है, शोज नो रीडिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस यंत्र का प्रकार क्या है। देखो ये जो यंत्र जो है मूविंग आयरन टाइप का है ना, लेकिन उसके अंदर भी दो है, एक है एट्रैक्शन वाला और दूसरा है रिपल्शन वाला। एट्रैक्शन मतलब खींचने वाला और रिपल्शन वाला मतलब ढकलने वाला, है ना। तो खींचने वाले के अंदर सिर्फ ये एक ही पट्टी यूज होती है, बरोबर। और जो ढकलने वाला होता है, रिपल्शन वाला, उसके अंदर दो पट्टी होती है, एक पट्टी फिक्स होती है और दूसरी पट्टी मूव होती है, मतलब वो दूसरी पट्टी को ढकलता है, ढकलने की वजह से रीडिंग दिखती है। और ये वाला क्या करता है अपना, ये उसको आकर्षित करता है और आकर्षित करने की वजह से पॉइंटर रीडिंग दिखाता है ना। तो ये कौन सा है अपना, ऑप्शन ए एट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये भी उसी तरीके से जो क्वेश्चन आके गया सेम उसी तरीके से, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर आते जा रहे हैं। विच ईयर इफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूसली ऑन नो लोड, मतलब कोई लोड वगैरह नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी अगर ये डिस्क घूमती है तो उस एरर को हम क्या कहेंगे, है ना। इससे पहले हमने देखा कि ये जो घूम रही है इसको हम क्या बोलते थे, रेंगने की त्रुटि, क्रिम्पिंग एरर, है ना। इसके अंदर एडी करंट प्रवाहित हो जाता है और एडी करंट के कारण ये क्या होती है, रेंगने लगती है। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर कॉइल को सप्लाई दिया हुआ है तो ये रेंगने लगती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिम्पिंग एरर। तो उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर दो होल करना पड़ते हैं ना, जो हमने इससे पहले के क्वेश्चन में देखा। तो उस त्रुटि को हम क्या कहेंगे, क्रिम्पिंग एरर, रेंगने की त्रुटि, है ना। अगर लोड नहीं कनेक्ट है फिर भी घूम रही है तो वो क्रिम्पिंग एरर है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर, मीटर का नाम क्या है। तब ये मीटर देख के तो मेरी भी बत्ती गुल हो गई थी ये मीटर जब मैंने देखा तो एनसीईआरटी के द्वारा जो इसका आंसर दिया गया था बस रटा रटाया आंसर था, क्योंकि मीटर को देख के बता ही नहीं सकते आपके एसी मल्टी रेंज मीटर है, हाँ बस यहाँ पर वी लिखा हुआ इतना दिख रहा है तो वोल्ट मीटर है ना। लेकिन इनमें से अब वो मल्टीमीटर भी हो सकता है ना। तो वो पहचानना बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ पे हमने जब बहुत ही इसको झूम करके देखा तो यहाँ पर एक प्लस का साइन बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो आंकड़े बताए गए हैं ये आंकड़े भी कुछ इस तरीके से है, कुछ 5 है, कुछ 15 है, कुछ 20 ऐसे होंगे, है ना। वो दिख तो नहीं रहे लेकिन बाद में हमने जब देखा इस तरीके से, मतलब अगर हम यहाँ पे प्लस लगाए और यहाँ पर माइनस लगाए तो इसके जरिए हम मीटर के जरिए 3 वोल्टेज नाप सकते हैं। फिर यहाँ पर और अगर यहाँ पर लगाए, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, तो फिर इसके जरिए हम 15 वोल्टेज माप सकते हैं। तो ये मीटर में यहाँ पर एक बहुत ही बारीक प्लस का साइन है जो आपको एग्जाम में भी नहीं दिखेगा, क्योंकि एग्जाम में सेम ऐसी फिगर दिखाई जाएंगी, है ना। ऐसा नहीं कि हमारा थोड़ा क्लियरिटी की वजह दिख रहा, एग्जाम के अंदर भी जो है आपको इसी तरीके से वो फिगर दिखेगा। लेकिन बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर एक प्लस का निशान बारीक तुमको दिखेगा और मल्टी रेंज इसके अंदर दी गई है। और प्लस का रेंज से अपने को क्या समझ में आता है, डीसी, और वी से क्या समझ में आ रहा है, वोल्ट मीटर, है ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर मल्टी रेंज दिए गए, तो इसका जो ऑप्शन बी रहेगा डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग कंट्रोल, मतलब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल किया गया है, कंट्रोलिंग टार्क दिया गया है, तो उसको हम कौन सी पोजीशन में या फिर कौन सी स्थिति में उसको उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो अगर स्प्रिंग के साथ उसका कॉन्टेक्ट है तो फिर आप उसको कोई भी पोजीशन में रख सकते हैं, है ना। सिर्फ अगर वेट के द्वारा दिया गया है तो हमको वर्टिकल रखना है, ठीक है। तो स्प्रिंग के द्वारा आप उसको किधर कोई भी साइड में रख के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए एनी पोजीशन इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि उसको जो टेंशन देगा वो कौन देगा, स्प्रिंग, खींचेगा उसको कौन, स्प्रिंग। तो वो तो कोई भी पोजीशन, कोई भी किधर भी उल्टा रख दो, स्प्रिंग तो उसको खींचने वाली और धकलने वाली, है ना। तो कोई भी पोजीशन में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैरामीटर इज द कॉज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा जो मीटर है उसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है ना। और जब हम उसके साथ कोई लोड लगाते हैं तो उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है। तो उस टाइम में वो रेजिस्टेंस उसके साथ क्या होता है, ऐड होता है। समझो कोई वोल्ट मीटर है तो वो रेजिस्टेंस उसके साथ ऐड होगा, है ना, उसके साथ जुड़ेगा। तो वहाँ पर अगर लो सेंसिटिविटी है, क्या है, लो सेंसिटिविटी है, तो वहाँ पर ये लोडिंग इफेक्ट अपनों को देखने को मिलेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। और अगर वो हाई सेंसिटिविटी है तो वहाँ पर ये लोडिंग इफेक्ट थोड़ा कम देखने मिलेगा, है ना। जैसे अपन लोड लगाते हैं तो जो रीडिंग थी अपनी वो घट जाती है ना, बरोबर।
तो जो लो सेंसिटिविटी है इसके अंदर अपने को लोडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। देखो जो हमारा इसके अंदर 10 गेट अपने देखे थे ना, फिगर बताया था और पूछा था कि कौन सा प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, विच इज द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो हमने इससे पहले इसका डिस्कस कर चुका है। ऑप्शन डी जो हमारा 10 गेट गैल्वेनोमीटर ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। मतलब निरपेक्ष होता है, किसी की सहायता लेके रीडिंग को नहीं नापता, इसलिए इसको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच एरर इज काउजेड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। मतलब इसमें क्या पूछा है कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि हो सकती है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर आपने गलत स्थिति में रख दिया है, जैसे वर्टिकल पोजीशन में रखना है तो आपने हॉरिजॉन्टल रख दिया है ना, तो वो एक्चुअल में गलती होती है ह्यूमन की, ह्यूमन यानी इंसानों की गलती होती है। या फिर मीटर इस तरीके से और आप बहुत ही क्रॉस देख रहे हैं तो आपको रीडिंग भी गलत दिखेगी, तो गलती किसकी होती है, इंसान की होती है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर है एनसीवीटी द्वारा जो बताया गया है ऑप्शन ए डिवाइस एरर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको 2 मार्क चाहिए। एनसीवीटी एग्जाम कंडक्ट करिए, एनसीवीटी के हिसाब से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कौन से मीटर को कैसे यूज़ करना है वो इंसान की एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर वो कुशलता होनी चाहिए। अगर वो उस तरीके से उसको स्थिति को नहीं रख रहा है तो फिर वो रॉन्ग जो है रीडिंग अपनों को मिले। तो चलिए यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 14वां खत्म हुआ। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने ITI स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है तो अभी से आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है।